नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। पैतृक संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार होता है, इससे संबंधित पार्ट 1 वीडियो आपने अवश्य देख लिया होगा। यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए। 2 महत्वपूर्ण सवाल रह गया था जिसे मैंने पार्ट 2 में रखा है। आप यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लेते हैं तो बेटी को पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार होता है उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगा। गूगल या यूट्यूब पर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। इस विषय पर कानूनी जानकारी बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए अब हम इस विषय पर कानूनी सलाह लेने के लिए श्री शर्मा जी से सवाल करते हैं। यदि भाई अपनी बहन को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता है और इस मामले में अपने बहन या बहनों से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह लिखवा कर एनओसी ले लेता है कि पैतृक संपत्ति में उन्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और अपना हिस्सा अपने मर्जी से अपने भाई या भाइयों के लिए छोड़ता है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद बहन या बहनों के संतान अपने माँ के पैतृक संपत्ति यह कहकर दावा करने लगे कि माँ के साथ मामा ने धोखाधड़ी की है और सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दे, तो क्या बहन या बहनों के संतान को माँ के पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी? कृपानंद जी, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने एनओसी लिखवा लिया है और जो बहन के पुत्र हैं या पुत्री हैं, उनके बच्चे ये कहते हुए दावा करते हैं कि मेरी माँ के साथ धोखाधड़ी की गई है। तो जब बात यह आती है कि धोखाधड़ी हुई है तो यह प्रूव करना कि धोखाधड़ी हुई है वो भी हमारा दायित्व बन जाता है। और अगर वाकई आपके साथ धोखाधड़ी हुई है और आपके मामा ने धोखाधड़ी की है तो निश्चित रूप से आपको उसका हिस्सा, अपना हिस्सा मिलेगा। तो वहाँ पर यह आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी माँ के साथ वाकई आपके मामाओं ने धोखाधड़ी की है। और अगर यह बात आप साबित कर देते हैं कि वाकई मामाओं ने धोखाधड़ी करके उनके हस्ताक्षर लिए हैं एनओसी पर और आपकी माँ को ज्ञात नहीं था कि वह कहाँ सिग्नेचर कर रही हैं और किस लिए सिग्नेचर कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप को न्यायालय रिलीफ देगी और आप केस जीत जाएंगे। लेकिन यह बात आपको साबित करनी पड़ेगी कि हाँ वाकई आपकी माँ के साथ धोखाधड़ी की गई। आपकी माँ को बिल्कुल नहीं पता था कि उनसे संपत्ति के पेपरों पर साइन कराए जा रहे हैं और उनको गलत फहमी में रख के मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा धोखाधड़ी से फ्रॉडुलेंटली वो पेपर साइन कराए गए हैं। तो वो जो एनओसी है वो निरस्त कर दी जाएगी और आपको आपकी संपत्ति का हक, आपका अंश आपको मिलेगा। आपका भाग, जितना भी भाग है आपका शेयर, वो आपको मिलेगा। भारत में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति के कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं मिला है। यहां उत्तर प्रदेश ने अपने बेटियों के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? देखिए, जहाँ तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 पूरी तरह से लागू है, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि थी उसके लिए राजस्व नियम अलग थे, क्योंकि हर स्टेट का लैंड लॉ अलग होता है, भूमि अधिनियम अलग होता है। तो उत्तर प्रदेश में वो राजस्व का विषय था और उसमें पहले पुत्रियों को अधिकार नहीं थे, लेकिन अभी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार एक उत्तर प्रदेश राजस्व संशोधन विधेयक लेकर आई थी और उन्होंने एक
ऑर्डिनेंस भी जारी किया था, जो बाद में 2020 में दोनों सदनों से पास होकर अधिनियम बन गया और आज उत्तर प्रदेश राजस्व संशोधन अधिनियम 2020 के नाम से है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने पुत्रियों को भी अधिकार दिया है कि वह कृषि योग्य भूमि में भी अपनी अधिकारता रखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब पुत्रियों को कृषि योग्य भूमि में उत्तराधिकार नहीं प्राप्त है। 2020 के संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो राजस्व संशोधन अधिनियम है, उसमें 2020 में ये प्रावधान किए गए हैं कि पुत्रियों को भी कृषि योग्य भूमि में पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन उसमें और पुत्रियों के साथ साथ उसमें ट्रांसजेंडर को भी अधिकार दिया गया है, जो उभयलिंगी हैं, जो तीसरा पक्ष होता है, हाँ, जिनको हिजड़ा भी बोलते हैं, तो उनको भी इन संपत्ति में पूरा अधिकार दिया गया कृषि योग्य संपत्ति में, जो पहले नहीं था। ये शब्द जो है, ट्रांसजेंडर शब्द जो है, वो भी 2020 के जो संशोधन अधिनियम है उसमें समाहित किया गया है और अब उनको भी पूरा अधिकार है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उसमें उन्होंने अधिनियम में जो किए गए हैं, तो जो प्रथम अधिकार है वो पुत्र, अविवाहित पुत्री और ट्रांसजेंडर पुत्र या पुत्री, उनको दिया गया है। विवाहित पुत्रियों को अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई पुत्र या पुत्री, अविवाहित पुत्री नहीं है और या ट्रांसजेंडर पुत्र नहीं है या विधवा उनकी नहीं है, तो उस स्थिति में विवाहित स्त्री को भी उन्होंने पूरा अधिकार दिया है कि अगर वो लोग नहीं हैं तो विवाहित पुत्री को भी पूरा अधिकार मिलेगा और वह संपत्ति विवाहित पुत्री को जाएगी। शर्मा जी, मैं दर्शक के तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2020 का जो अधिनियम है, उसमें जो भूमिधर, आसामी और सरकारी पट्टा शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ज़रा इसको हमारे दर्शक को थोड़ा क्लियरिटी करें। देखिए, जहाँ जो उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम है उसमें जो भूमिधर को से या आसामी से या सरकारी पट्टे धारक से जो डिनोट होता है, उसका मतलब यही है कि वो कृषि योग्य भूमि के लिए माना जाता है। तो आसामी या भूमिधर शब्द और सरकारी पट्टेदार शब्द वो कृषि योग्य भूमि के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सरकारी पट्टा स्थानीय जो निवासी प्लॉट्स हैं उनके लिए भी होता है, पट्टे पर वो भी दी जाती हैं, लेकिन ये तीनों शब्द भूमिधर और आसामी, स्पेसिफिकली भूमिधर और आसामी और सरकारी पट्टेदार, यह कृषि योग्य भूमि के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और उसका जो अर्थ है वो सीधे सीधे कृषि योग्य भूमि से है, ना कि रिहायशी भूमि से। जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुमारी बेटियों और बहनों को कृषि भूमि में हिस्सा मिलता है, मगर विवाहित बेटियों व बहनों के मामले में कृषि भूमि कानून उतना उदार नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही बेटी व बहन का विवाह हुआ, उसका कृषि भूमि से अधिकार अपने आप छिन जाता है। यदि पिता को बेटा नहीं है, उसी स्थिति में विवाहित बेटी का कृषि भूमि में अधिकार होगा। यदि पिता को बेटा है तो विवाहित बेटी को कृषि भूमि में 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ एक शर्त पर विवाहित बेटी को कृषि भूमि में अधिकार मिलता है, जब कुमारी बेटी अपने विवाह से पहले कृषि भूमि का बंटवारा कर ले। ऐसी स्थिति में कुमारी बेटी का विवाह हो जाने के बाद भी कृषि भूमि में बेटी का अधिकार सदैव बना रहता है। महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों में बड़ा पेंच कृषि भूमि का है। कृषि भूमि का उत्तराधिकार राज्य के कानूनों के हिसाब से चलता है, वह धर्म आधारित नहीं है। सेंट्रल पर्सनल लॉ और राज्य के कानूनों में काफ़ी विरोधाभास है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख में बेटियों और बहनों को कृषि भूमि में अधिकार नहीं मिला है। विधवाओं और महिलाओं को कुछ अधिकार जरूर मिले हैं, मगर वे वरीयता के क्रम में पुरुषों से पीछे हैं।
दिल्ली में विधवाओं को कृषि भूमि पर जरूर अधिकार दिया गया है, मगर बेटियों को नहीं। आज़ादी के लगभग 74 सालों के बाद भी आज भी हमारे देश में महिलाओं या बच्चियों की स्थिति सही नहीं है। अभी भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है और इसको वो समानता नहीं दी जाती जो लड़कों को दी जाती है। देश में गिरता लिंग अनुपात एक समस्या अभी भी बना हुआ है। स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन बेटों जैसा सम्मान व सुरक्षा के मामले में अभी भी काफ़ी पीछे रह गए हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख में कृषि भूमि में बेटी के अधिकार को वंचित करना कहाँ का न्याय है। यहाँ इन राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में आज़ादी के इतने सालों बाद भी लड़का और लड़की के बीच विभेदकारी कानून क्यों लागू किए गए हैं। यदि सच में इन राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र की सरकार बेटी की सुरक्षा, सम्मान व अधिकार के प्रति सजग है तो बेटी को पूरा न्याय देना होगा। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कृपानंद जी। आपने मुझे इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।